हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मन ही नहीं कर रहा है काम करने का और कोई काम करने का, और ऐसा लग रहा है किसी से ना मिलो, किसी से बात ही नहीं करनी है मुझे। बहुत बार ये मन ऐसा नहीं करता है, मन वैसा नहीं करता, मन की ये इच्छा नहीं है, मन की वो इच्छा नहीं है। काफ़ी बार अपने मन के रिगार्डिंग हमने बहुत कुछ सुना है और ये लाइन भी सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, ऐसी बहुत सारी बातें। तो आखिरकार ये मन क्या होता है और मन से जुड़ी बाकी चीज़ें, मेमोरी कैसे काम करती है, इमोशंस कहाँ से आते हैं, इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाला है आज की इस ऑडियो बुक समरी में। जिसे कि तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द डेवलपिंग माइंड, जिसे लिखा गया है डॉक्टर डैनियल सिंह ने। तो इस अगर समरी की बात करें तो हमारी सिर्फ एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन पर क्या असर डालती है, तो आप जानेंगे कि छोटा बच्चा कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखता है। हम सीखेंगे कि आपके बच्चे के साथ आपका रिश्ता, उसके ब्रेन डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन और उसकी ज़िंदगी पर क्या क्या असर पड़ता है। हमारा माइंड एक कमाल की मशीन है, ये खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल भी सकता है, खुद को नया भी बना सकता है। हमारे पास अपने लिए और अपनों के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाने की पावर है। तो ये बुक हमें सिखाएगी कि हमें ये करना कैसे है। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के साथ, द इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी परसेप्शंस। यानी कि ये समझते हैं पहले कि माइंड आखिर है क्या। क्या ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है? क्या ये हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है? नहीं, ये इससे एक्चुअली में कहीं ज़्यादा है। माइंड सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं बल्कि उन रिश्तों से जुड़ा हुआ है जो हमारे दूसरे लोगों के साथ होता है। एक बच्चे के ब्रेन स्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा असर उसके पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग और प्यार करने वाले होंगे तो ब्रेन की जो भी हिस्से स्ट्रेस, चिंता और इमोशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं वो पूरी तरीके से और अच्छे से डेवलप्ड होने लगते हैं। जिससे कि बच्चे रोने को लिए छोड़ दिया जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। तो डेंस ईगल इंटर डिसिप्लिन को बढ़ावा देते हैं। उनका मानना है कि माइंड यानी कि मस्तिष्क को समझने के लिए सिर्फ न्यूरोबायोलॉजी को नहीं देखना चाहिए, हमारा दूसरों के साथ कैसा रिश्ता है ये भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए उसे भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को शेप देते हैं। इसे इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी या फिर IPNB भी कहते हैं। इस थ्योरी का कहना है कि ह्यूमन कनेक्शन शेप्स न्यूरल कनेक्शन, यानी कि दूसरों के साथ हमारे जैसे रिश्ते होते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स और ब्रेन को वैसा ही शेप देते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो लाइफ में हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो हमारे इमोशंस, मेमोरी और ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही गहरा असर डालते हैं। एक नई तरीके की स्टडी जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, उससे कहना है कि हमारा ब्रेन जिंदगी भर बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो चलिए यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका कॉर्पस क्लोजम या उनके ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर पे जो लिंक था वो नॉर्मल साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या एल्बर्ट उसके साथ पैदा हुए थे? क्या ये उनके जीनियस होने का कारण था या बार बार यूज करने के कारण उनका कॉर्पस क्लोजम डेवलप हुआ था? वैसे साइंटिस्ट का कहना है कि आइंस्टाइन हर चीज़ में अपना बहुत दिमाग लगाते हैं, जिस तरीके से उनका न्यूरॉन ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा कनेक्टेड होता है। इसका मतलब है न्यूरोप्लास्टिसिटी एक छोटे बच्चे के पेरेंट्स ही उसके ब्रेन के कई हिस्सों को शेप देते हैं, जैसे एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस और एंटीरियर सिंगुलेट। लेकिन बड़े होने के बाद भी हमारे एक्सपीरियंसिप और रिलेशनशिप की वजह से हमारा माइंड डेवलप होता ही रहता है। डॉक्टर सीगल के अनुसार हमारा माइंड 3 चीज़ों से बनता है। पहला है वो माइंड जो हमारे आसपास के लोगों और दुनिया के साथ शेयर की हुई इन्फॉर्मेशंस को कंट्रोल करता है। दूसरा है वो हिस्सा जो एक सिस्टम या डिवाइस की तरह काम करता है। और तीसरा है रिलेशनशिप, जिसका हम पर बहुत गहरा असर होता है। तो ये तीनों पहलू मिलकर के हमारे माइंड को बनाते हैं। तो माइंड और उसके पार्ट्स और न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं ये जानने के बाद अब बात करते हैं मेमोरी की। हमारे मेमोरी कैसे काम करती है? क्या हमारे ब्रेन में एक कैबिनेट है जिसमें हम अपने मेमोरीज़ को स्टोर कर सकते हैं? वैसे मेमोरीज़ के बारे में कुछ गलत फहमी या फैली हुई है, जैसे कि हम जानते हैं कि मेमोरी कहाँ से आती है। दूसरा ये कि हम जब भी याद करते हैं तो मेमोरी हमेशा एक जैसी बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन असल में क्या ये सच है? चलिए जानते हैं। हमारे ब्रेन में कोई कैबिनेट नहीं है, हमारी मेमोरी न्यूरॉन्स के नेटवर्क से आती है। किसी भी घटना से जुड़ी हुई बात से हम उसको याद रखते हैं। जब एक न्यूरॉन एक्टिव होता है तो उससे जुड़े बाकी सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। मेमोरी एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी की आपकी मेमोरी आपके दोस्त से अलग होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके खुद के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि वो घटना या वो इंसिडेंट आपके ब्रेन पर किस तरीके की याद होती है या कैसे बनती है, कैसे बैठती है।
आपके दोस्त का एक्सपीरियंस अलग होगा, इसीलिए वो पार्टी, वो मेमोरी उसके लिए अलग बन जाएगी। हम हमेशा नहीं जानते कि मेमोरी कहाँ से आती है, इसे इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक माँ ने अपने बच्चे को नया खिलौना दिया। उस खिलौने से बड़ी और अलग से आवाज़ निकलती थी। बच्चे को ये आवाज़ डरावनी लगती थी। अब जब जब वो बच्चा उस आवाज़ को सुनता तो वो रोने लगता। बड़े होने के बाद भी जब वो उस खिलौने को देखेगा तो परेशान और अपसेट हो जाएगा। उसे याद नहीं होगा कि वो खिलौना क्यों पसंद नहीं है, लेकिन उस अजीब से शोर का एक्सपीरियंस उसके माइंड में बैठ चुका है। तो जब भी हम किसी बीती हुई बात को याद करते हैं तो वो मेमोरी सेम नहीं होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जो प्रेजेंट में, वर्तमान में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अलग न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। जैसे कि आपको याद है कि आप उस पार्टी में गई थी, लेकिन आप उसे जब याद कर रहे थे आपकी सिचुएशन किस टाइम पे है, उसका असर उस पार्टी की मेमोरीज पर होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप पेरिस में आईफल टावर देखने गए, आपका ब्रेन इसकी एक इमेज बना लेता है। ये पहला स्टेज है जिसे एनकोडिंग कहते हैं। न्यूरॉन्स का उस नेटवर्क को के साथ कनेक्शन जोड़ लेता है। ये सेकंड स्टेज है जो कि मेमोरी स्टेज। न्यूरॉन्स का उस नेटवर्क का फिर से एक्टिव होना जिसे रिट्रीवल कहते हैं। जब भी आप आईफल टावर के बारे में सोचेंगे तो ब्रेन में बनने वाले उस इमेज को देखेंगे। आपको उस घटना से जुड़े दूसरे एक्सपीरियंस भी याद आएंगे जो आपने उस ट्रिप पर महसूस किए थे। कहा जाता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर्स टुगेदर एट वन टाइम विल टेंड टू फायर टुगेदर इन द फ्यूचर। यानी कि जब किसी घटना से न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जुड़ जाता है तो दोबारा उसे याद करने पर वही नेटवर्क फिर से एक्टिव हो जाता है। इसलिए हमें आईफल टावर नहीं बल्कि उस दिन का मौसम, आसपास के टूरिस्ट सब याद आते हैं। इसे कनेक्शन या एसोसिएशन कहते हैं। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है, आईफल टावर के विजुअल इमेज देख करके न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। उसी वक्त उस न्यूरॉन से जुड़े हुए न्यूरॉन्स ब्रेन में EIFFELTOWER की स्पेलिंग बनाने लगते हैं। मान लीजिए कि जब आप आईफल टावर पर जा रहे थे तो आपको भूख लग रही थी और आप अपने दोस्तों या परिवार के लिए इंतजार कर रहे थे। अब जब भी आप आईफल टावर को याद करेंगे तो आपको भूख लगने का भी एहसास होगा। तो चलिए और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि जब आप सर उठा करके आईफल टावर को देख रहे थे तब कोई कुत्ते ने आपके राइट पैर को काट लिया। तो उस मेमोरी के साथ में डर भी अटैच्ड हो जाती है। जब जब आप आईफल टावर को याद करेंगे तो उस टाइम पे आपको वो दर्द का महसूस होगा। तो इसीलिए कुत्ते के काटने की याद आने के कारण ये सब एक्सपीरियंस है जो उस न्यूरॉन के नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं। तो मेमोरी कैसे काम करती है ये जानने के बाद में अटैचमेंट की बात करते हैं। तो नेचर ने इंसान को ऐसा बनाया कि जो भी किसी की देखभाल करते हैं उसे उस इंसान से लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता है उसका सीधा असर उस बच्चे की मेमोरी और इमोशनल हेल्थ पर पड़ता है। ये हमारे माइंड के काम करने का तरीका है। माँ बाप के करीब होना बच्चे को सेफ महसूस कराता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चे की जरूरतों को समझ करके उसे पूरा करें। अगर बच्चे को डर, चिंता या अकेलापन महसूस हो तो पेरेंट्स का प्यार और अटेंशन बच्चे को इमोशनली हेल्दी बनाता है। यहाँ तक कि बड़ों को भी कभी कभी इस अटैचमेंट की जरूरत महसूस होती है। वो ये अटैचमेंट किसी में ढूंढने लगते हैं। ये शख्स कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, करीबी दोस्त या रोमांटिक पार्टनर। ये अटैचमेंट बड़ों के लिए ताकत और आराम का सोर्स बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े अपनी मर्जी से उस इंसान को चुन सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए उसके अटैचमेंट फिगर उसके पेरेंट्स ही होते हैं। लंदन में साइकोलॉजिकल द्वारा अटैचमेंट स्टडी की गई। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्ट्रिंग सिचुएशन। यह एक्सपेरिमेंट बच्चे और माँ जोड़ियों के साथ में किया गया था जो करीबन 20 मिनट्स तक चला। इस 20 मिनट्स में चार सिचुएशन में डिवाइड किया गया। पहले माँ को बच्चे के साथ एक रूम में रहना था। दूसरा, उस रूम में एक अजनबी को भेजा गया। तीसरा, माँ अपने बच्चे को अजनबी के साथ अकेला छोड़ करके रूम के बाहर चली गई। और चौथा, आखिरी 3 मिनट बच्चे को रूम में अकेला छोड़ दिया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी दिलचस्प बातें सामने आई। एक बच्चा जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है वो तुरंत इस बात पर ध्यान देगा कि उसकी माँ रूम से चली गई बाहर। ऐसे बच्चे को सिक्योरली अटैच्ड कहा जाता है। वो अपनी फीलिंग्स को रो के जताएगा, लेकिन माँ के वापस आते ही वो बच्चे आराम से शांत हो जाएंगे। माँ से गले लगने के बाद बच्चा वापस खेलने में मस्त हो जाएगा। अब जो बच्चे ज़्यादा अटैच नहीं होते उनका रिएक्शन अलग होता है। इन बच्चों को अवॉइडेंट या फिर रेजिडेंट बोलते हैं। ऐसे में माँ के चले जाने से बच्चा उसे अनदेखा जानता है, वो रोता नहीं, वो अपने खिलौनों से खेलता रहता है। माँ के वापस आने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने माँ से गले लगने की कोशिश भी नहीं करता, ना ही वो गुस्सा होता है, ना ही दुखी होता है। ऐसा तब होता है जब माँ बाप अपने बच्चे का रोना सुन करके या फिर उसकी ज़रूरतों को समझने के बजाय
बजाय उसे अनदेखा करते हैं, उसे वो प्यार दुलार नहीं देते जिसकी उसे ज़रूरत होती है। रेजिस्टेंट बच्चे इस तरीके के अजीब माहौल के कारण शुरू से ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो रूम में खिलौने से नहीं खेलते, वो बस अपनी माँ से लिपटे हुए रहते हैं। जब वो रूम से बाहर चले जाते हैं वो ज़ोर से रोने लगते हैं। यहाँ तक कि उसके लौटने के बाद भी ऐसे बच्चे आसानी से शांत नहीं होते। उनका पूरा ध्यान बस अपनी माँ से होता है। वो इतना सेफ महसूस नहीं करते और अपने माँ के साथ में चिपके रहते हैं। जो बच्चा सिक्योरली अटैच्ड होते हैं वो सेफ महसूस करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। इसीलिए ऐसे बच्चे उनके प्यार और अटेंशन को फील कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जानते हैं कि उनकी माँ मदद करने, उसे आराम पहुँचाने हमेशा आएंगे। इसीलिए ऐसे बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से हर काम बखूबी कर लेते हैं। तो अटैचमेंट के बारे में जानने के बाद अब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं इमोशंस की। अक्सर लोग इमोशंस में खुश होना, दुख होना, गुस्सा आना तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स इनसे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। इमोशंस को आमतौर पर बिना शब्दों को यूज़ किए कम्युनिकेट किया जाता है। ये बात करने के टोन, बॉडी लैंग्वेज, आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक बच्चा किसी नई जगह या सिचुएशन पे होता है तो वो अपने पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस को समझने के लिए गौर से देखता है ताकि वो ये जान सके कि उसे यहाँ कैसे रिएक्ट करना है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इमोशंस एक इंसान के अंदर होती है, तो वही नॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करने वालों को मानना है कि इंसान अपने इमोशंस कम्युनिटी या समाज के साथ में शेयर करता है। पुरानी स्टडीज़ बताती है कि ब्रेन का लिम्बिक कनेक्शन इमोशंस के लिए एक सोर्स का काम करता है, लेकिन हाल ही की स्टडीज से पता चला कि लिम्बिक क्रिएशन ज़्यादातर मेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इसीलिए इमोशंस ब्रेन के कई अलग अलग हिस्सों से आती है। असल में इमोशनल रिसेप्शन तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है इनिशियल ओरिएंटेशन, दूसरा है प्रेजल और अराउजल, तीसरा है कैटेगोरिकल इमोशन। इनिशियल ओरिएंटेशन वो स्टेज है जिसमें ब्रेन अलर्ट यानी कि चौकन्ने होने के स्टेज में बदल जाता है। इस स्टेज में पूरी बॉडी और नर्वस सिस्टम में मैसेज आता है कि अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए इंसान उस घटना और चीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये अच्छी बात है कि नहीं। इस स्टेज के बाद आता है अप्रेजल और अराउजल। ये स्टेज डिसाइड करता है कि इंसान को किसी घटना या चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या उसे दूर रहना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस या कैलकुलेशन के ब्रेन समझने की कोशिश करता है कि जो इवेंट उसके सामने है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो इवेंट पॉजिटिव है तो ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है और पूरी बॉडी में सतर्क रहने के लिए सिग्नल भेजता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक शर्मिला बच्चा है जो लोग उससे ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। जब वो पहली बार स्कूल जाते हैं तो वो बड़ी अजीब ही सिचुएशन होती है, उसका ब्रेन अलर्ट हो जाता है, लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्ट और एनकरेज करने वाले होंगे तो बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएगा। वो किसी भी नए एक्सपीरियंस को फेस करने से घबराएगा नहीं। तीसरा स्टेज है कैटेगोरिकल इमोशन। ये नॉर्मल रिएक्शन होते हैं जैसे खुशी, हैरानी, गुस्सा या डर। पूरी दुनिया में हर कल्चर में ये इमोशंस नेचुरल है। अगर कोई इंसान कहता है कि आई एम फाइन तो उसके टोन और चेहरे के एक्सप्रेशन से समझा जा सकता है कि वो सच बोल रहा है या नहीं। उदासी का एक्सप्रेशन नीचे झुके हुए लिप्स और स्लो बॉडी मूवमेंट से होता है। डर के समय मुंह खुला रह जाता है। तो अब आगे बात करते हैं मूड की। अब ये मूड क्या होता है? जब कोई इंसान एक इमोशंस को लंबे समय तक पकड़ करके बैठ जाता है उसे मूड कहते हैं। मूड उसके मेंटल प्रोसेस पर अपना असर डालता है। एग्जाम्पल अगर कोई उदास है, उसका मूड थोड़ा लो है तो हर चीज़ के लिए खुद को दोष देने लगेगा। वो खुद को एक लूजर समझने लगता है। उसने ज़िंदगी में जो गलतियाँ की उन्हें याद करने लगता है। अगर कोई आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानता है तो एक जाल में फंस जाता है और हर चीज़ के प्रति उसका नज़रिया नेगेटिव हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में उसमें डिप्रेशन और घबराहट डेवलप होने लगती है। इसीलिए इमोशंस को कंट्रोल करना, उसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। हम अब ये जानते हैं कि डेवलपिंग माइंड, ब्रेन और रिलेशनशिप के साथ में मिल करके काम करते हैं। ये एनर्जी और इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास के लोगों और दुनिया से आती है। अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत ही जिद्दी टाइप के। जो लोग इमोशनली हैंडली होते हैं वो लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी बात पे अड़ते नहीं है। इस बैलेंस को बनाने के लिए अपनों का सपोर्ट और हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका ठीक होना चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस किया है तो उसका मन उदास हो जाता है। अगर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन जो इमोशंस को मैनेज करना सीखेगा तो वो किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है। अब वो निराश होने के बजाय एक्सरसाइज करने में बिजी हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इससे टेंशन रिलीज होगी और उसे बेहतर महसूस होगा। वो स्माइल करने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। वो किसी अपने से सपोर्ट चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि
बातचीत करने से और बातें शेयर करने से उसे बाउंस बैक करने की पावर मिलेगी। तो इसे सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। अब हम ये सेल्फ रेगुलेशन कैसे सीखते हैं, चलिए जानते हैं। हम ये सीख करके पैदा नहीं होते, हम अपने पेरेंट्स या फिर अपने देखभाल करने वाले किसी अपने से सीखते हैं। एक बच्चा खुद को कंट्रोल करना नहीं चाहता, इसीलिए भूख लगने पर या अकेले होने पर वो रोने लगता है। उसके ब्रेन में घबराहट के सिग्नल एक्टिव होते हैं, उसके हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर से डर और गुस्सा निकलने लगता है। तो बच्चे को प्यार करने से उसकी नेगेटिव फीलिंग्स दूर होती है। शुरुआत में हम इमोशंस को कंट्रोल करने में ब्रेन के रिलेशनशिप कंट्रोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है, कोई बच्चा उसके साथ खिलौना छीनेगा तो कोई उसे वो अपसेट हो जाएगा, उसे गुस्सा आ जाएगा। पर जो बच्चा अपने पेरेंट्स से अटैच नहीं होता वो दूसरों को चोट पहुंचाने से हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन जो बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है वो बच्चे दूसरे को मारने के बदले ठीक से रेस्पॉन्ड करेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर पेरेंट्स बच्चे को शांत करने के लिए, उसे समझाने के लिए मौजूद होंगे कि वो बाद में भी उन खिलौने से खेल सकता है, तो बच्चा जीत पे अड़ने के बजाय खुद पे कंट्रोल करना सीख जाता है। तो इस तरीके से बच्चे इमोशनली हेल्दी और एडल्ट के रूप में बड़ा होता है। वो अपने पेरेंट्स की वजह से सब कुछ हैंडल करने लगता है और स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो सेल्फ रेगुलेशन के बाद जानने के बाद अब बात करते हैं इंटरपर्सनल कनेक्शन की। तो पेरेंट्स अपने बच्चे के ब्रेन तक कैसे मैसेज भेजते हैं। पेरेंट्स बिना कुछ बोले या बिना किसी बातचीत के इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, जो कि फेशियल एक्सप्रेशन, टच, आवाज़ के टोन के द्वारा होता है। बच्चे के न्यूरॉन्स का नेटवर्क उस इन्फॉर्मेशन को कैच करता है और ये बिल्कुल एक ईमेल भेजने या रिसीव करने जैसा है। ये मैसेज बच्चे के ब्रेन में अप्रेजल या अराउजल का सिग्नल क्रिएट करते हैं। इसके कारण बच्चे सिक्योरली उस मैसेज को या अवॉइडेंट, रेसिडेंस या डिसऑर्गेनाइज्ड बनता है। न्यूरो साइंटिस्ट इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को NRI या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस के इमेजिंग के माध्यम से स्टडी करते हैं। MRI ट्रैक कर सकता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा किसी इवेंट या एक्शन के कारण रिएक्ट करता है। इस कम्युनिकेशन को चेक करने का दूसरा मेथड है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। इसमें साइकोलॉजिकल पेरेंट्स और बच्चे के बचपन से लेकर के बड़े होने तक स्टडी करते हैं। इस स्टडी के द्वारा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अटैचमेंट यानी लगाव बच्चे की लाइफ को कितना अफेक्ट करता है। मिनेसोटा लॉन्गिट्यूड स्टडी ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक सक्सेसफुल स्टडी रही है। इस रिसर्च से कई सारी बातें सामने आई। उन्होंने जन्म से लेकर के 35 साल की उम्र तक बच्चे के डेवलपमेंट को स्टडी किया। उन्हें ये पता चला कि बच्चे का जैसा रिश्ता अपने पेरेंट्स से होगा, उसका असर उसके दूसरे रिश्तों से होगा। साइकोलॉजिस्ट ने साबित किया कि सिक्योरली अटैच्ड बच्चे आसानी से दोस्त बना सकते हैं, ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एक लीडर का रोल भी निभा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने साबित किया कि सिक्योरली अटैच्ड बच्चे आसानी से दोस्त बनाएंगे और अपने किसी भी बड़े होने के बाद ये बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं और लाइफ में इनका एक गोल रहता है। इनके मैरिड रिलेशंस में भी विश्वास और स्टेबिलिटी बनी रहती है। जो बच्चे सिक्योरली अटैच्ड नहीं होते वो नेगेटिव तरीके से बिहेव करते हैं। यही कारण है कि उनके रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनमें ट्रस्ट की कमी होती है। जैसे कि अवॉइडेंट बच्चों को उनके पेरेंट्स अनदेखा करते हैं, इसीलिए वो मतलबी और गुस्सैल हो जाते हैं। स्कूल में वो दादागिरी करके दूसरों को परेशान करने लगते हैं। टीचर्स बच्चे की फैमिली हिस्ट्री को नहीं जानते हैं और अनजाने में उसी रिश्ते को स्कूल में दोहराने लगते हैं। अक्सर टीचर्स सिक्योरली अटैच्ड बच्चों के साथ ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से पेश आते हैं। ऐसे बच्चों को वो एज के हिसाब से टास्क देते हैं। उन्हें ऐसे बच्चों से उम्मीदें भी ज़्यादा होती है और वो उनके साथ नरमी से पेश आते हैं। वहीं अवॉइडेंट बच्चों की तरफ वो लोग थोड़े कंट्रोलिंग होते हैं। उनके साथ डील करने में उनके साथ उनका पेशेंस लेवल कम होता है। टीचर को उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती, उन पर गुस्सा भी करती है। ऐसे बच्चों के बिहेवियर में प्रॉब्लम डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अवॉइडेंट बच्चों का बिहेवियर, उनका व्यवहार खराब होने लगता है। रेसिडेंट बच्चों पर ज़्यादातर घबराहट और चिंता के डिसऑर्डर बढ़ने लगता है। जिन बच्चों में डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट होती है उसमें बड़े होने के बाद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी इशू डेवलप होती है। हमारे न्यूरो कनेक्शन उस अटैचमेंट को दिखाते हैं जो हमने बच्चे के रूप में महसूस किया। हम इसी कनेक्शंस के साथ में दुनिया से जुड़ने लगते हैं। एक बच्चे की परवरिश करके उसे बड़ा करना एक बहुत ही चैलेंजेस काम है। अपने बेटे या बेटी के साथ में आपके एक्सपीरियंस आपको बचपन में ले जाते हैं। हो सकता है कि आप उन्हें उसी तरीके से बड़ा करेंगे जैसे आपको किया गया। ज़्यादातर पेरेंट्स का वही नज़रिया होता है जैसे उनके पेरेंट्स का था। तो चलिए नन्हे से बच्चे की सिचुएशन को देखते हैं जो टेबल पे रखे लैंप पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार परवरिश करने के 4 नज़रिए होते हैं।
जो है सिक्योरली अटैच्ड, अवॉइडेंट, रेसिडेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर बच्चे के साथ पेरेंट्स अटैच्ड है तो बच्चे को टेबल पर चढ़ता हुआ माँ कहेगी नो और उसे एक प्लेग्राउंड में ले जाएगी जहाँ वो खुली जगह पे ऊपर चढ़ना सीख सके। अगर पेरेंट्स अवॉइडेंट हुए और बच्चे को अनदेखा करते तो वो इस बात को नोटिस नहीं करेंगे कि बच्चा टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इससे वो लैंप गिर सकता है। और इस केस में बच्चे की माँ नाराज होकर के पूरे दिन बच्चे से बात नहीं करेंगे। अगर माँ रेसिडेंट होगी तो नो चिल्लाएगी और बच्चे को डांटेगी, बच्चा रोना शुरू करेगा तो माँ को बुरा लगेगा, उससे गले लगा लेगी। उसके बाद वो खुद को बच्चे से दूर कर लेगी क्योंकि खुद से निराश हो रही है। आगे डिसऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप में लैंप नीचे गिर जाएगा, बच्चे की माँ गुस्से से लाल होकर के उसकी ओर दौड़ती हुई आएगी, वो लैंप उठा करके बच्चे के पैर के पास फेंक देगी और जोर से चिल्लाएगी ऐसा दोबारा मत करना। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो अपने इमोशंस को मैनेज करने के बारे में क्या सीखेगा? दुनिया के साथ उसके किस तरीके के रिश्ते होंगे? सिक्योरली अटैच्ड बच्चे अपने एक्साइटमेंट को हैंडल करना जानता है। उसके माने नो कहकर के उसे एक खुले प्लेग्राउंड में ले जाकर के ये सिखाया कि अवॉइडेंट बच्चा अपने पेरेंट्स के इमोशनल स्टेट को नहीं समझ पाता, इसलिए वो अपने इमोशंस को नज़रअंदाज करना स्टार्ट करता है। वो डिसकनेक्ट होता है, उसमें खुशी, एक्साइटमेंट इन सब की कमी होने लगती है। रेसिडेंट बच्चा अपने पेरेंट्स की चिंता को नोटिस करता है और ये भी नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स से गले नहीं लगाते, टच नहीं करते और उसके आंखों में प्यार से नहीं देखते। तो उसे ये मैसेज मिलता है कि उसके पेरेंट्स गुस्से में हैं, उसकी माँ गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकती, इसीलिए वो भी ऐसा करना सीख जाता है। ऐसे केस में बच्चा अलग होने से चिंतित और डरने लगता है। डिसऑर्गेनाइज्ड अपने बच्चा पेरेंट्स के द्वारा गुस्सा करने या उस पर हाथ उठाने के कारण सहम जाता है, डर जाता है, उसके मन में डर बैठ जाता है, उसे सेफ महसूस नहीं होता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे प्यार नहीं दिया। ऐसे बच्चे कंफ्यूज और भटका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि बचपन में उन्हें वो इमोशन नहीं मिले जो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है, इसीलिए बड़े होने के बाद भी वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं। तो इसी के साथ अब हम पहुँच गए इस समरी के कंक्लूजन पर। तो हमने डेवलपिंग माइंड के 3 पहलू को जाना जो कि माइंड, ब्रेन और रिलेशनशिप। माइंड न्यूरल कनेक्शन से बना है जो ज़्यादातर लाइफ के शुरुआती कनेक्शन से बनता है। हमने मेमोरी और अटैचमेंट के बारे में भी पढ़ा और फिर हमने पढ़ा कि इससे हम इमोशंस, अपने सेल्फ रेगुलेशन और इंटरपर्सनल कनेक्शन के बारे में भी जाना। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट ने यह साबित किया कि परवरिश करने का एक बेहद असरदार तरीका है जो है अपने बच्चे से गहरा कनेक्शन बनाना। इस नज़रिए को अपनाने से बच्चे खुद सक्षम और डिसिप्लिन बनते हैं। अगर एक बच्चे की इमोशनल फाउंडेशन ही कमज़ोर होगी तो बड़ा होकर के सुलझा हुआ और बैलेंस्ड इंसान कैसे बन पाएगा? बच्चों को दोष देने से पहले हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो इसका कारण क्या है? खुद से सवाल कीजिए, क्या आप उनकी तकलीफ को समझने के लिए मौजूद हैं? उनकी ज़िंदगी में झांकने से ज़्यादा शायद उनके मन में झांकने की ज़रूरत है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अगर बच्चे का मन शांत होगा तो वो ना बदतमीजी करेगा और ना ही गलत काम करने की तरफ उसका मन भटकेगा। आपको उसे विश्वास दिलाना होगा कि आप उस पर भरोसा करते हैं और हमेशा उसके लिए मौजूद है। कई पेरेंट्स और एक गलती करते हैं जो है अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करना। ये सिर्फ आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ता है। उसे लगने लगता है कि जब आप उन्हें नहीं समझते, आप ही नहीं समझते, बाहर वाले उसे कैसे समझेंगे? लेकिन उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि उसमें कुछ कमी है और उसका पोटेंशियल और भी कम होने लगता है। आप जितना अपने बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे, उसे खुल करके बातचीत करेंगे, आपका रिश्ता उतना ही गहरा होता जाएगा। तो आप कैसा पेरेंट बनना चाहते हैं? सिक्योरली अटैच्ड, अवॉइडेंट, रेजिडेंट या डिसऑर्गेनाइज्ड? तो ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अब अगर आप खुद ही सिक्योरली अटैच्ड पेरेंट्स नहीं है तो फिर आप अपने बच्चे को कैसे बदलेंगे? आप इस साइकिल को ब्रेक करके अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। डर, दुख और अकेलेपन को प्यार, खुशी और आशा में बदला जा सकता है। हम थोड़ा कोशिश के द्वारा अपने और बच्चे के डेवलपिंग माइंड को समझ करके कितना कुछ बदल सकते हैं। इस समरी से हम ये भी समझेंगे कि हमारा ब्रेन हर समय, हर वक्त बदलता रहता है, इसीलिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड, मेमोरी और एक्सपीरियंस से फिक्स नहीं होता, वो सब भी बदलते रहते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी से नाखुश और दुखी हैं उनके लिए अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। बस उन्हें अपना नज़रिया बदल करके अपना आदतें, मूड और रिलेशनशिप को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने ब्रेन और माइंड को एक नई और पॉजिटिव दिशा में मोड़ सके। तो इन्हीं सारी बातों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ ये समरी तो यहीं से ख़त्म होती है। ये समरी आपको कैसी लगी और इस समरी को सुनते हुए, पढ़ते हुए आपने क्या डिस्कवरी किया? आप किस तरीके के बच्चे थे या फिर किस तरीके से आप अपने बच्चे को पाल पोस रहे हैं? और यही सारे कंक्लूजन के साथ में ये समरी होती है यहीं पे ख़त्म। और कोई समरी आपको सुननी होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।